जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में सुना था कि किस तरह से ईशानी को गलतफहमी हो जाती है कि रुद्र ने उसे उस थप्पड़ का बदला लेने के लिए इस सुनसान जगह पर बुलाया है और वो सोचने लगती है कि शायद रुद्र उस बदला लेने के लिए उसे खाई में धकेल देगा। तो चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। रुद्र जो उसे वहां से पकड़कर खाई के रास्ते की तरफ आगे बढ़ ही रहा था, ईशानी की यह अजीब और बेतुकी बात सुनकर अचानक उसके कदम वहीं रुक जाते हैं। उसने हैरानी से पलटकर ईशानी को देखा। ईशानी अभी भी रोते बिलखते हुए रुद्र की बाह पर मुक्के और थप्पड़ बरसाए जा रहे थे। छोड़िए ना मेरा हाथ, मुझे आपके साथ कहीं नहीं जाना, प्लीज प्लीज मुझे इस खाई में मत फेंकिए, मुझे जीना है, मैं मरना नहीं चाहती। ईशानी की बात सुनकर रुद्र ने उसे अपने करीब थोड़ा खींचते हुए हैरानी से पूछा, क्या कहा तुमने? मैं तुम्हें किसी खाई में फेंक रहा हूँ, तुम्हें ऐसा लगता है? ईशानी ने बहुत ही रोनी शक्ल बनाते हुए और अपनी बड़ी बड़ी आंखों में आंसू भरे हुए रुद्र की तरफ देखा और बोली, आप आप मुझे उसी खाई में फेंकने के लिए ही तो यहाँ लाए हैं ना? उस दिन कैफे में मैंने आपको सबके सामने थप्पड़ मारा था, आप उसी का बदला लेना चाहते हैं ना? पर पर मैंने तो सिर्फ आपको एक थप्पड़ ही तो मारा था, आप मर थोड़ी ना गए थे जो आप बदला लेने के लिए सीधे मुझे जान से ही मार देंगे और उस खाई में फेंक देंगे। ईशानी का यह मासूम सा तर्क सुनकर रुद्र कुछ पलों के लिए हैरानी से उसे देखता ही रह गया। उसे समझ ही नहीं आया कि इस लड़की के दिमाग में चल क्या रहा है। अचानक रुद्र ने ईशानी की बाह छोड़ी और फौरन अपनी पीठ उसकी तरफ करके खड़ा हो गया। दरअसल ईशानी की इस कदर बहुत ही बचकानी और बेतुकी बात पर रुद्र को इतनी जोर से हंसी आ रही थी कि उसे संभालना मुश्किल हो रहा था। लेकिन वह ईशानी के सामने अपना रफ एंड टफ वाली इमेज को खराब नहीं करना चाहता था। उसने किसी तरह अपनी हंसी पर काबू पाया, अपना गला साफ किया और चेहरे पर फिर से वही सख्त एक्सप्रेशन लाते हुए ईशानी की तरफ पलटा। रुद्र ने अपनी भारी और गंभीर आवाज में कहा, तो तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें खाई में फेंकने वाला हूँ, राइट? ईशानी ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, तो फिर इस सुनसान जगह पर मुझे लाने का और क्या इरादा हो सकता है आपका? मुझे पता है आप जैसे अमीर और घमंडी लोग अपना बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, लेकिन देखिए ना, मैंने तो सिर्फ आपको थप्पड़ मारा था, तो आप भी अपना बदला किसी और तरीके से ले सकते हैं ना? रुद्र मन ही मन ठाके मारकर हंस रहा था। तभी उसके शातिर दिमाग में एक शैतानी ख्याल आया। उसके होठों के कोने एक हल्की सी डेविल स्माइल से हल्के से मुड़े, जिसे रोती हुई ईशानी शायद ही नोटिस कर सकती थी। रुद्र ने अपना गला साफ करते हुए एक फेक हैरानी के साथ कहा, बात तो तुमने बिल्कुल सही कही है ईशानी, मैं वाकई में तुम्हें इस खाई में फेंक कर अपना बदला ही लेना चाहता था। आखिर तुमने मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत जो की थी, और रुद्र सिंह चौहान पर हाथ उठाने का अंजाम कितना बुरा होता है, यह तो तुम्हें पता होना चाहिए ना? ईशानी बड़ी मुश्किल से अपनी रुलाई को रोक रही थी, लेकिन उसकी आंखों में मोटे मोटे आंसू नजर आ रहे थे, जो अब बहकर उसकी गुलाबी गालों को भिगो रहे थे। वह रूंधे हुए गले से बोली, पर पर उस दिन तो मजबूर आपने ही किया था ना? अगर आप वैसी अजीब बातें और वैसी हरकतें नहीं करते तो फिर मुझे गुस्सा क्यों आता? गलती तो शुरुआत आपकी थी ना? लेकिन लेकिन अगर आपको बदला ही लेना है ना, तो आप एक काम कीजिए, आप भी मुझे एक थप्पड़ मार लीजिए, मैं चुपचाप सहन कर लूंगी और आपको कुछ भी नहीं कहूंगी। रुद्र ने एक तिरछी स्माइल के साथ अपनी एक आईब्रो उठाई और उसे ऊपर से नीचे तक उस छोटी सी लड़की को देखा। उसने मन ही मन सोचा, ये छोटी सी लड़की खुद को समझती क्या है? क्या यह मेरे भारी भरकम हाथ का एक वार भी बर्दाश्त कर पाएगी? इसे अंदाजा भी नहीं है कि मेरा एक थप्पड़ इसे सीधे कोमा में पहुंचा सकता है। लेकिन रुद्र का मन अब ईशानी को थोड़ा और परेशान करने का हो रहा था। ईशानी के चेहरे पर डर और मासूमियत के जो क्यूट एक्सप्रेशन आ रहे थे, उसे देखने में रुद्र को एक अलग ही मजा आ रहा था। उसने पूरा एटीट्यूड दिखाते हुए रूखे इस लहजे में कहा, ठीक है, बात तो तुम सही कह रही हो, बदला तो बराबर का ही होना चाहिए। चलो, खाई में फेंकने का प्लान कैंसिल। अब तुमने मुझे थप्पड़ मारा था तो मैं भी तुम्हें थप्पड़ ही मारूंगा ना? ईशानी ने डरते डरते अपना सिर हाँ में हिलाया और कांपते हुए कहा,
ठीक है, मार लीजिए, मैं सहन कर लूंगी। इतना कहते ही ईशानी ने कसकर अपनी दोनों आंखें बंद कर ली। वह रुद्र के भारी भरकम हाथ का थप्पड़ अपने गाल पर सहने के लिए खुद को मन ही मन तैयार कर रही थी। रुद्र धीरे धीरे अपने कदम आगे बढ़ाते हुए ईशानी के चेहरे के बहुत ही करीब आ गया। आंखें बंद किए कांपती हुई ईशानी के चेहरे पर छाई मासूमियत को रुद्र जैसे अपनी रूह और जहन में उतार रहा था। वो मन ही मन बोला, कुछ तो बात है तुम में ईशानी। जब जब मैं तुम्हें देखता हूँ तुम्हें पाने की हसरत दिल में और भी ज्यादा बढ़ जाती है। यही वजह है कि मैं खुद को तुमसे दूर नहीं रख पा रहा हूँ। वहीं ईशानी का दिल इस वक्त जोर जोर से धड़क रहा था। वह थप्पड़ के दर्द को बर्दाश्त करने का इंतजार कर रही थी, लेकिन तभी थप्पड़ की जगह रुद्र ने बड़े प्यार से अपने गर्म और रफ होठ ईशानी के मुलायम और गुलाबी गाल पर रख दिए। जैसे ही ईशानी को अपने गाल पर रुद्र के होठों का स्पर्श महसूस हुआ, उसने झटके से अपनी आंखें खोल दी। रुद्र ने उसकी गाल से अपने होठ हटाते हुए एक गहरी सुकून भरी सांस ली। उसकी आंखों में ईशानी के लिए बेपनाह जुनून छलक रहा था। ईशानी ने हक्का बक्का होकर झटके से रुद्र को अपने से दूर धकेला और बदहवास सी होकर हड़बड़ाते हुए बोली, ये क्या कर रहे हैं आप? पागल हो गए हैं क्या? रुद्र ने अपने होठों पर वही कातिलाना स्माइल लाते हुए बेफिक्री से कहा, सजा दे रहा हूं तुम्हें, थप्पड़ का बदला भूल गई क्या? ईशानी जल्दी से 2 कदम पीछे हटी और गुस्से से लाल होकर बोली, आप आप सच में बहुत ही ज्यादा बेशर्म इंसान है। पता नहीं हर बार ऐसी वाहियात हरकतें क्यों करने लगते हैं। रुद्र ने अपनी पॉकेट में हाथ डालते हुए बहुत ही गर्व से कहा, हाँ वो तो मैं बचपन से हूँ। और रही बात इन हरकतों की, तो बेफिक्र रहो, ये हरकतें तो तुम्हें अब सारी जिंदगी सहन करनी होंगी। ईशानी ने हैरानी और सवालिया नजरों से उसे देखते हुए कहा, सारी जिंदगी मतलब? अब हमेशा मुझे इसी तरह डराते और परेशान करते रहेंगे, है ना? मैं तो बेवकूफ थी जो आपकी बातों में आकर यहाँ आ गई। पर याद रखिएगा, आज के बाद मैं आपकी शक्ल भी नहीं देखूंगी। और और कोई बात बची नहीं है ना, तो चुपचाप मुझे मेरे घर छोड़कर आइए। इतना कहकर ईशानी गाड़ी में बैठने के लिए जैसे ही वापस मुड़ी, तभी रुद्र ने झटके से उसकी नाजुक बाह थामी और उसे खींचकर सीधे अपने सीने से सटा लिया। ईशानी की सांसें एकदम से थम गई। रुद्र ने उसकी कमर के पास अपनी पकड़ को मजबूत करते हुए उसके कान के करीब आकर अपनी भारी आवाज में कहा, घर छोड़ने का वादा तो किया था ईशानी, पर मैंने ये कब कहा कि मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ने वाला हूँ? रुद्र ने ईशानी की आंखों में अपनी सुलगती नजरों से देखते हुए फिर धीमी आवाज में कहा, और रही बात घर जाने की, तो अभी मेरी वो जरूरी बात अधूरी रह गई है ना ईशानी, जरा उसे तो पूरा होने दो। ईशानी ने बहुत ही सादगी और भोलेपन से उसकी तरफ देखा। अब अब कौन सी जरूरी बात बची है? मुझे तो लगा आप मुझे सजा देने के लिए यहाँ लाए हैं। और इससे पहले कि ईशानी अपनी बात पूरी कर पाती, रुद्र ने बड़े हक से अपनी सख्त उंगली ईशानी के नाजुक होठों पर रख दी। उसने ईशानी की आंखों में देखते हुए कहा, पहले मेरी पूरी बात सुन तो लो कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। ईशानी ने सहमी हुई आंखों से अपनी पलकें झपकाते हुए जैसे उसे बात पूरी करने की इजाजत दी। तभी रुद्र ने उसके गालों को हल्के से छूते हुए कहा, मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं तुम्हें पूरी जिंदगी परेशान करना चाहता हूँ। इसका मतलब समझती हो? ईशानी ने झटके से उसका हाथ अपने चेहरे से हटाया और चिढ़कर बोली, हाँ हाँ अच्छे से समझती हूँ। इसका मतलब यही है ना कि आप जब भी मुझे मिलेंगे मुझे परेशान ही करेंगे। वैसे भी आप मेरी नायरा दी के रिश्तेदार बनने वाले हैं, तो जाहिर सी बात है फैमिली फंक्शन में हमारा आमना सामना तो होता ही रहेगा। बस सच बताऊं, मैं तो आपसे कभी मिलना भी नहीं चाहती। रुद्र के होठों पर एक खतरनाक स्माइल आई। उसने ईशानी की बात पर अपना सिर ना में हिलाया और कहा, अब तो वो पॉसिबल नहीं है ना बेबी, क्योंकि अब मिलना जुलना ही नहीं, तुम तो पूरी जिंदगी मेरे पास रहने वाली हो। ये सुनकर ईशानी ने अपनी आंखें छोटी की और सवालिया नजरों से रुद्र को घूरते हुए जैसे पूछ रही थी कि आखिर ये शैतान कहना क्या चाहता है। तभी रुद्र की आंखों में एक अजीब सी दीवानगी और शैतानी चमक नजर आने लगी। उसने ईशानी की कमर पर अपनी पकड़ और कस ली, उसके चेहरे के करीब झुका और एक एक वर्ड पर जोर देते हुए बोला, शादी करोगी मुझसे? ये सुनते ही ईशानी के कानों में जैसे कोई धमाका हुआ। उसे लगा कि शायद उसने कुछ बहुत गलत सुन लिया है।
उसने हक्के बक्के होकर पूछा, क्या कहा आपने? मैंने ठीक से सुना नहीं। मतलब आप एक बार फिर से कहिए, क्या कहा आपने? रुद्र ने बिना अपनी नजर हटाए बहुत ही सर्द लहजे में दोबारा कहा, मैंने कहा ईशानी कि मुझसे शादी करोगी। ये सुनते ही ईशानी कुछ पल के लिए एकदम शॉक्ड हो गई। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। फिर अगले ही पल उसके चेहरे पर हैरानी के साथ साथ जबरदस्त गुस्सा भी नजर आने लगा। उसकी बाहें सख्त हो गई। ईशानी ने अपने दोनों हाथ रुद्र के सीने पर रखे और पूरी ताकत लगाकर उसे खुद से दूर धकेल दिया। ईशानी गुस्से से कांपते हुए चीख कर बोली, पागल हो गए हैं क्या आप? आपका दिमाग खराब हो गया है? ठीक है, आप मुझे डराते धमकाते थे, परेशान करते थे, वो सब तो मैंने फिर भी बर्दाश्त कर लिया, लेकिन ये बीच में शादी कहाँ से आ गई? और आपने सोच भी कैसे लिया कि मैं आपसे शादी करूंगी? ईशानी ने नफरत से रुतु की तरफ उंगली पॉइंट की और दांत पीसते हुए आगे बोली, कभी नहीं, सपने में भी नहीं। मैं तो आज के बाद आपकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। शादी करना तो बहुत दूर की बात है। ईशानी के इस तीखे इनकार और गुस्से से रुद्र के चेहरे पर शिकन तक नहीं आई। उसने उसी ठंडे लहजे में कहा, अब तुम चाहे जो सोचो ईशानी, शादी तो तुम्हें मुझसे ही करनी पड़ेगी, वरना कहीं तुम्हारी प्यारी नायरा दी पर कोई बहुत बड़ी मुसीबत ना आ जाए। ईशानी की आंखें गुस्से से भर गई। उसने चिल्लाकर कहा, तो आप मुझे ब्लैकमेल करना चाहते हैं? आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। मैं अभी घर जाकर नायरा दी और सबको आपकी इस करतूत के बारे में बता दूंगी। रुद्र ने अपने चेहरे पर एक बेफिक्र सी मुस्कान लाते हुए कहा, बता सकते हो, बड़े शौक से बता सकते हो। वैसे भी जब हमारी शादी होगी तो सबको पता चलेगा ही ना। और रही बात ब्लैकमेलिंग की, तो हाँ, बिल्कुल सही समझा तुमने। मैं तुम्हें ब्लैकमेल ही तो कर रहा हूँ। अगर तुम मुझसे शादी करने को राजी नहीं हुई तो फिर अपनी नायरा दी और कियान की शादी भी भूल जाओ। वो शादी भी अब कभी नहीं होगी। ईशानी रुद्र का यह रूप देखकर दंग रह गई। वह हैरान थी कि यह इंसान आखिर किस मिट्टी का बना है। नायरा दी भले ही उनकी होने वाली भाभी हो, लेकिन कियान जीजू तो इनके अपने सगे छोटे भाई है। क्या यह इंसान अपने भाई की खुशियों के बारे में भी नहीं सोच रहा? ईशानी ने अपना हौसला टूटने नहीं दिया। उसने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ रुद्र की आंखों में आंखें डालकर कहा, अच्छा, आपको लगता है कि आप नायरा दी और कियान जीजू का रिश्ता तोड़वा देंगे? रुद्र ने अपने कंधे उचकाते हुए कहा, ऑफ कोर्स, बिल्कुल। अब तो उनकी शादी तभी मंडप पे पहुंचेगी जब तुम मेरे साथ मंडप पे बैठोगी। ईशानी ने पूरी दृढ़ता के साथ कहा, फिर तो आप यह सपना भूल ही जाइए, क्योंकि कियान जीजू और नायरा दी एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं और कोई भी तीसरा इंसान उनका रिश्ता कभी नहीं तोड़ सकता। रुद्र ने अपनी उंगली ईशानी की तरफ उठाई और बोला, नो नो ईशानी, तुम भूल रही हो, मैं कोई तीसरा इंसान नहीं हूँ। मैं कियान का बड़ा भाई हूँ, और वो भाई जिसके खिलाफ कियान कभी सपने में भी जाने की गलती नहीं करेगा। ईशानी ने भी उसी तीखे लहजे में पलट कर कहा, तो आप भी शायद भूल रहे हैं कि कियान जीजू मेरी दी से कितना प्यार करते हैं। वो आपके कहने से शादी तोड़ने के बारे में कभी नहीं सोचेंगे। इस बात पर रुद्र कुछ पलों के लिए बिना किसी एक्सप्रेशन के चुपचाप ईशानी को घूरता रहा। फिर उसके होठों पर एक हल्की और जहरीली स्माइल नजर आने लगी। वो बोला, तो ठीक है, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर ड्रॉप कर देता हूँ, लेकिन याद रखना, अब आगे जो कुछ भी होगा उसकी इकलौती जिम्मेदार सिर्फ तुम होगी। इतना कहकर रुद्र ने ईशानी की बाह पकड़ी और उसे गाड़ी की तरफ ले जाने लगा। ईशानी ने झटके से अपना हाथ छुड़ाया और चिढ़कर बोली, मैं खुद चलकर भी गाड़ी में बैठ सकती हूँ, यह बार बार मुझे छूने के बहाने मत ढूंढा कीजिए। इतना कहकर ईशानी पैर पटकती हुई गाड़ी के पास आई, फ्रंट सीट का दरवाजा खोला और अंदर जाकर बैठ गई। वैसे तो पहाड़ी का यह इलाका पूरी तरह से सुनसान था। अगर ईशानी किसी जानी पहचानी जगह पर होती तो इस शैतान की गाड़ी में दोबारा कभी बैठने का सोचती भी नहीं। लेकिन इस वक्त वो शहर से दूर अकेले थे और ईशानी यहाँ से वापस जाने का रास्ता भी नहीं जानती थी। इसीलिए मजबूरी में उसे रुद्र की गाड़ी में बैठना ही पड़ा। रुद्र घूमकर ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया। उसने गाड़ी स्टार्ट की, एक्सीलेटर दिया और नीचे आवाज में तंज कसते हुए कहा, कितने हसीन सपने देखे होंगे ना तुमने अपनी नायरा दी की शादी के लिए, पर अफसोस, वो सारे सपने अब चूर चूर हो जाएंगे। और तुम्हारी नायरा दी, उफ, मुझे तो उस बेचारी के लिए बहुत अफसोस हो रहा है।
कितना कुछ सोचा होगा ना उसने अपनी शादी के लिए, और तुम्हारी इस जिद की वजह से अब वो शादी सिर्फ उसका एक अधूरा सपना बनकर रह जाएगी। रुद्र की बातें सुनकर ईशानी का खून खौल उठा। वह गुस्से से रुद्र की तरफ पलटी और एक एक वर्ड पर जोर देते हुए बोली, सपना तो आपका अधूरा रह जाएगा मुझसे शादी करने का, देख लेना आप। रुद्र ने उसे ऐसी मुस्कान दी जैसे साफ चैलेंज कर रहा हो। देखते हैं कौन जीतता है। रुद्र ने कार की स्पीड बढ़ा दी। पूरे रास्ते ईशानी चुपचाप खिड़की के बाहर देखती रही। उसके दिमाग में बस नायरा दी और कियान जीजू का रिश्ता ही घूम रहा था। दिल में एक अनजान डर बार बार दस्तक दे रहा था कि कहीं यह सिरफिरा इंसान वाकई में कोई बहुत बड़ा बवाल न खड़ा कर दे। वहीं दूसरी तरफ रुद्र बड़े इत्मीनान और सुकून से स्टीयरिंग थामे हुए ड्राइव कर रहा था, मानो उसे पूरा यकीन हो कि जीत तो उसी की होने वाली है। रात का वक्त, ईशानी अपने कमरे में बहुत ही बेचैनी से चक्कर काट रही थी। उसकी आंखें बार बार साइड टेबल पर रखे फोन की स्क्रीन पर जा टिकती, जहां वह हर 2 मिनट में टाइम चेक कर रही थी। रात के 9 बज चुके थे। ईशानी ने एक बार फिर से अपनी बड़ी बहन नायरा का नंबर डायल किया। पिछले 1 घंटे में वह कम से कम 9-10 बार कॉल कर चुकी थी। रुद्र की कई बातें उसके कानों में पिघले हुए शीशे की तरह गूंज रही थी। वह किसी भी कीमत पर नायरा दी के घर आने का इंतजार कर रही थी। फोन पर कुछ रिंग जाने के बाद आखिरकार सामने से नायरा ने कॉल पिक कर ही लिया, इससे पहले कि ईशानी घबराहट में कुछ बोल पाती। नायरा ने दूसरी तरफ से हैरान होकर पूछा, क्या हुआ ईशानी? तो पिछले 1 घंटे में मुझे 10वीं बार कॉल कर रही हो। सब ठीक तो है ना बच्चा? ईशानी ने अपनी घबराई हुई आवाज को थोड़ा सामान्य करने की कोशिश की और बोली, हाँ दी सब ठीक है, पर आप पहले ये बताइए आप घर कब आ रही हैं? आपने तो कहा था आप कुछ ही देर में पहुंच जाएंगी, पर 1 घंटा बीत गया ना। नायरा ने ठंडी सांस भरते हुए समझाया, हाँ ईशानी बस घर पहुंच ही रही हूँ, रास्ते में बहुत ज्यादा ट्रैफिक जाम मिला है, इसलिए देर हो गई। बस मुझे आधा घंटा और लगेगा। ईशानी ने राहत की सांस ली। ठीक है दी, मैं आपका इंतजार कर रही हूँ, आप संभल कर आना। इतना कहकर ईशानी ने फोन कट कर दिया। उसने फोन को अपने सीने से लगाया और आंखें बंद करते हुए धीरे से बोली, बस एक बार नायरा दी आ जाए, मैं उनसे सीधे बात करूंगी, तब जाकर मेरे बेचैन दिल को थोड़ा सुकून मिलेगा। दरअसल ईशानी नायरा से उसके और कियान के रिश्ते की गहराई के बारे में बात करना चाहती थी। वह तसल्ली करना चाहती थी कि दोनों के बीच की बॉन्डिंग वाकई में इतनी मजबूत तो है ना कि रुद्र जैसा शैतान उसे हिला भी ना सके। कमरे का सन्नाटा ईशानी की घबराहट को और भी बढ़ा रहा था, इसीलिए वह अपने कमरे से बाहर निकली और नानी के कमरे की तरफ बढ़ गई। सुलक्षणा जी इस वक्त बेड पर हेडरेस्ट से टेक लगाए बैठी थी। आंखों पर चश्मा चढ़ा हुआ था और वह बड़ी एकाग्रता से हाथ में पकड़ी हुई एक किताब को पढ़ रही थी। ईशानी दबे कदमों से उनके पास आई और बोली, नानी मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। सुलक्षणा जी ने चश्मे के ऊपर से सिर उठाकर ईशानी की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए पूछा, अब क्या बात करनी है मेरी बच्ची को? ईशानी ने आगे बढ़कर नानी के हाथ से बुक ले ली और जिद करते हुए बोली, पहले आप यह बुक पढ़ना बंद कीजिए और इसे साइड में रखिए, क्योंकि बात बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सुलक्षणा जी ने ईशानी के चेहरे पर छाई इस अनोखी बेचैनी को ताड़ लिया था। उन्होंने अपनी किताब को बंद करके साइड टेबल पर रखा, चश्मा उतारा और ईशानी का हाथ थामते हुए दुलार से कहा, ठीक है भाई रख दी किताब। अब बताओ ऐसी कौन सी पहाड़ जैसी इम्पोर्टेंट बात करनी है तुम्हें अपनी नानी से? ईशानी झट से सुलक्षणा जी के सामने बेड पर बैठ गई और एक ही सांस में जल्दी जल्दी बोली, नानी जब दो लोग एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं तो कोई भी तीसरा इंसान उनके बीच दूरियां पैदा नहीं कर सकता ना, और ना ही उनका रिश्ता तोड़ सकता है ना नानी? ईशानी के चेहरे पर फैली घबराहट और उसकी यह जल्दबाजी देखकर सुलक्षणा जी ने हैरानी से पूछा, अरे अरे आराम से, अचानक तुम्हारे दिमाग में ऐसे अजीब सवाल कहाँ से आने लगे बेटा? ईशानी ने जिद करते हुए कहा, आप पहले मेरी बात का जवाब दीजिए ना नानी, क्या कोई भी तीसरा इंसान उनके सच्चे रिश्ते को तोड़ सकता है? सुलक्षणा जी ने कुछ पल गहराई से सोचा और फिर धीमी आवाज में कहा, बेटा इंसान कितना भी प्यार क्यों ना करता हो, लेकिन गलत फहमियां बड़े से बड़े और मजबूत रिश्ते को भी पल भर में तोड़ सकती हैं। और जब उन गलत फहमियों के साथ इंसान की मजबूरियां भी जुड़ जाए ना,
तो इंसान को ना चाहते हुए भी अपने सबसे पसंदीदा इंसान से दूर होना पड़ता है। नानी के मुंह से मजबूरी और गलतफहमी शब्द सुनते ही ईशानी का चेहरा एकदम से उदास हो गया। उसे बुझे हुए मन ही मन कहा, मजबूरियां और गलतफहमियां। सुलक्षणा जी ने उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, हाँ बेटा, गलतफहमी बहुत खतरनाक चीज होती है। अच्छे अच्छे रिश्तों को भी दीमक की तरह चाट जाती है। वैसे तुम ये सब बातें आज मुझसे क्यों पूछ रही हो? ईशानी ने फौरन बात संभालते हुए झूठी उदासी दिखाते हुए कहा, अरे कुछ नहीं नानी, वो बस मैंने एक मूवी देखी थी ना, तो उसमें हीरो हीरोइन एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, पर विलेन उनके रिश्ते को तोड़ने के लिए तरह तरह की साजिशें रचता है। तो बस मैं आपसे वही पूछ रही थी कि सच्चे प्यार को तो विलेन भी नहीं तोड़ सकता ना। सुलक्षणा जी ने ईशानी के इस मासूम से सवाल पर हल्का सा मुस्कुराया और फिर प्यार से बोली, हाँ मेरी बच्ची, सच्चा प्यार कभी खत्म नहीं होता। भले ही वक्त, हालात और गलतफहमियों की वजह से दो लोग एक दूसरे से दूर हो जाएं, लेकिन उनके दिल का प्यार हमेशा जिंदा रहता है। प्यार कभी नहीं मरता। ईशानी की आंखों में चमक आ गई। उसने उम्मीद भरी नजरों से पूछा, सच में नानी, प्यार कभी अलग नहीं होता ना? मतलब कभी खत्म नहीं होता ना? सुलक्षणा जी ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ बेटा, सच्चा प्यार कभी खत्म नहीं होता, चाहे पूरी दुनिया मिलकर कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले। अगर प्यार करने वाले दो लोग किसी मजबूरी में अलग हो भी जाए, तो भी किस्मत उन्हें घूम फिर कर वापस एक ही मोड़ पर ले ही आती है और वो लोग फिर से मिल जाते हैं। नानी की इस बात से ईशानी को थोड़ी बहुत तसल्ली तो मिली। उसने राहत की एक लंबी और गहरी सांस भरी और मन ही मन खुश होकर सोचने लगी, थैंक गॉड, अब वो मॉन्स्टर रुद्र कितनी भी घटिया कोशिशें क्यों ना कर ले, वो मेरी नायरा दी और कियान जीजू को कभी अलग नहीं कर सकता। बड़े आए थे मुझे ब्लैकमेल करने वाले शैतान। तभी बाहर पोर्च में किसी गाड़ी के रुकने की और दरवाजा बंद होने की आवाज सुनाई दी। ईशानी झटके से बेड से खड़ी हुई और चहकते हुए बोली, नायरा दी आ गई नानी, मैं आपसे बाद में मिलती हूँ। इतना कहकर ईशानी हवा की तरह नानी के कमरे से बाहर भाग गई। सुलक्षणा जी उसे जाते हुए देखती रही, फिर अपना सिर हिलाते हुए खुद से बोली, पता नहीं इस लड़की के दिमाग में कब कब कैसे कैसे ख्याल आते रहते हैं। कुछ ही पलों बाद ईशानी घर के अंदर दाखिल होते ही नायरा का हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए अपने कमरे की तरफ ले जाने लगी। अरे नायरा दी, जल्दी चलिए ना, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। ईशानी की आवाज में एक अजीब सी हड़बड़ाहट थी। नायरा लगभग उसके पीछे पीछे भागते हुए बोली, अरे ईशानी रुको तो सही, आखिर तुम्हें किस चीज की इतनी जल्दबाजी रहती है और ऐसी कौन सी आफत आ गई है कि तुम्हें जरा सा सब्र भी नहीं हो रहा। बात करते ही करते ईशानी नायरा को उसके कमरे में ले आई और उसे पकड़कर बेड पर बिठाते हुए बोली, बस अब आप आराम से यहाँ बैठिए और मेरे हर सवाल का एकदम सच सच जवाब दीजिएगा। नायरा ने अपना हाथ छुड़ाया और बाहें सिकोड़ते हुए पूछा, ईशानी, अब ऐसे कौन से सवाल है जिनके लिए तुम्हारे अंदर जरा सा भी सब्र नहीं है? पहले तो तुमने मुझे शाम से लेकर अब तक कम से कम 50 बार कॉल कर डाले, और अब जब मैं घर आ गई हूँ तो मुझे ऐसे घसीटते हुए कमरे में लाई हो। आखिर चल क्या रहा है तुम्हारे दिमाग में? ईशानी बिना कोई वक्त गवाए नायरा के सामने जमीन पर घुटनों के बल बैठ गई। उसने अपनी बड़ी बड़ी आंखें झपकाते हुए प्यार से नायरा का हाथ थामा और बोली, वो सब बातें छोड़िए ना दी, बस पहले ये बताइए कि मैं आपसे जो भी पूछूंगी आप मुझे उसका एकदम सही और सच्चा जवाब देंगी ना? नायरा ने प्यार से उसके गाल को हल्का सा छूते हुए कहा, पागल लड़की, आज तक मैंने तुम्हारी किसी भी बात का झूठा जवाब दिया है क्या? नहीं दिया ना? मुझे पता है, ईशानी ने झट से कहा, तभी तो मुझे पूरा भरोसा है कि आप अब भी मुझे सच ही बोलेंगी। अच्छा चलिए, सबसे पहले मुझे ये बताइए, आप कियान जीजू से कितना प्यार करती हैं? नायरा इस अचानक और अजीब सवाल पर थोड़ी हैरान हुई। फिर उसने चौंक कर पूछा, ये अचानक तुम ऐसा सवाल क्यों पूछ रही हो? ईशानी ने जिद पकड़ते हुए कहा, अरे आप पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना दी, आप कियान जीजू से कितना प्यार करती हैं? नायरा ने थोड़ा शर्माते हुए और एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, बहुत ज्यादा। शायद इस दुनिया में मैं किसी से इतना प्यार नहीं करती जितना कियान से करती हूँ। फिर रुक कर उसने एक बात और जोड़ी, लेकिन हाँ, उसका नंबर तुम्हारे बाद आता है।
मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी तो मेरी छोटी बहन यानी कि तुम हो। नायरा की यह बात सुनकर ईशानी का दिल पिघल गया और उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान नजर आने लगी। फिर उसने अपनी उत्सुकता को छिपाते हुए अगला सवाल बोला, अच्छा, और यह बताइए कि हाँ जीजू आपसे कितना प्यार करते हैं? नायरा ने हंसते हुए कहा, वो भी मुझे बेइंतहा प्यार करता है। पर ईशानी, तुम आज ये अजीब तरह से सवाल क्यों पूछ रही हो? ईशानी ने अपनी आंखों में उम्मीद और डर का मिला जुला भाव लिए पूछा, मतलब आप दोनों एक दूसरे से इतना पक्का वाला प्यार करते हैं कि कोई भी तीसरा इंसान आपके रिश्तों को कभी तोड़ नहीं सकता, है ना दी? नायरा ने एक गहरी सांस ली और प्यार से ईशानी के सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, तुम्हारे सवाल सच में बहुत अजीब है, पर फिर भी मैं जवाब दे देती हूँ। हाँ, हमारे बीच की बॉन्डिंग बहुत ही स्ट्रांग है। कोई भी ताकत हमारे प्यार को हमसे छीन नहीं सकती और कोई भी हमें जुदा भी नहीं कर सकता। हम जिंदगी भर एक दूसरे से ऐसे ही प्यार करते रहेंगे। नायरा के मुंह से ये शब्द सुनते ही ईशानी के सीने पर जैसे हजारों किलो का बोझ उतर गया था। उसने मन ही मन एक राहत भरी सांस लेते हुए कहा, थैंक गॉड, इसका मतलब सब ठीक है। अब मुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है। तभी ईशानी उठी और फुर्ती से जाने के लिए मुड़ी, लेकिन दरवाजे तक पहुंचते पहुंचते वह अचानक रुकी और उसने मुड़कर नायरा की तरफ देखा और बहुत ही संजीदा आवाज में बोली, नायरा दी, चाहे कुछ भी हो जाए, कभी भी किसी तीसरे इंसान की बातों में आकर कियान जीजो से दूर मत होना। अपनी इस बॉन्डिंग को हमेशा ऐसे ही बचा कर रखना, ठीक है ना? इससे पहले कि नायरा कुछ समझ पाती या उससे कुछ सवाल कर पाती, ईशा ने बिना एक पल गवाए कमरे से तेजी से बाहर भाग गई। नायरा खाली नजरों से बंद दरवाजे को देखती ही रह गई। वो धीरे से बोली, इस लड़की को अचानक हो क्या गया है? ये ऐसे अजीब अजीब सवाल क्यों पूछ रही है? सच में ये लड़की भी ना बिल्कुल एक पहेली जैसी है। नायरा उठी और वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। वहीं ईशानी कॉरिडोर में चलते हुए खुद से ही बोली, चलो कम से कम अब मेरी टेंशन दूर हुई। अब मैं सुकून से सो सकती हूँ, वरना मुझे आज रात को नींद ही नहीं आती और मेरी नींद तो गोल हो जाती।